तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार में चुनावी महासंग्राम के बीच IRCTC मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। यह मामला क्या है? लैंड फॉर जॉब मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यह आरोप तय किया गया है क्योंकि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। साथ ही अन्य के खिलाफ भी IPC की 420, 120B जैसी धाराएं लगी है। बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार के कई लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप D के पोस्ट पर नौकरी दी गई थी और इसके एवज में नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम जमीन ट्रांसफर की थी। तो अदालत ने कहा कि लालू यादव ने कोचर से जमीन कम कीमत पर खरीदी। ये कोचर वो हैं जिनको दरअसल IRCTC के 2 होटलों का टेंडर मिला था, पटना और रांची का। फिर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन जमीनों पर राबड़ी और तेजस्वी को प्रभावी नियंत्रण हस्तांतरण की साजिश रची। CBI ने आरोप लगाया है कि IRCTC के अंदर ठेके जमीन के बदले में दिए गए, उसके बदले में जमीन ली गई। 1 मार्च को CBI ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपनी बहस पूरी कर ली थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आज सभी के खिलाफ ये आरोप तय कर दिए हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में, उसमें वे जनता के बीच विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन वो कितना कामयाब हो गए इसमें, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल कुछ है। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच नौकरी देने वाले नायक के रूप में अपने को पेश कर रहे थे, लेकिन विपक्ष अब उन्हें IRCTC मामले से जोड़कर नौकरी के बदले जमीन का मामला उठा रहा है। ध्यान रहे कि साल 2017 में इसी IRCTC के केस के सामने आने पर नीतीश कुमार ने उस समय तेजस्वी के साथ, RJD के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आरोप तय होने के बाद तेजस्वी अपने बचाव में CBI और ED पर आरोप लगा करके क्या अपनी निष्पक्षता साबित कर पाएंगे क्या? और उधर NDA ने इन सब के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे का ऐलान करके महागठबंधन की मुश्किल थोड़ी और बढ़ा दी है। जनता में यह संदेश जा रहा है कि NDA के दलों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों को लेकर आपसी सहमति बना ली, लेकिन महागठबंधन में तो सीटों को लेकर तकरार अभी भी जारी है। आज दिल्ली में इनके बड़े नेताओं, महत्वपूर्ण नेताओं के बीच बैठक में मामला तय होने की संभावना लग रही है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि क्या कांग्रेस 50 या 52 सीटों पर संतुष्ट हो जाएगी या और फिर तेजस्वी यादव को क्या CM का चेहरा घोषित करने पर राजी हो जाएगी, ग्रीन सिग्नल देगी कांग्रेस। बहरहाल आज जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नौकरी के बदले होटल की जमीन दो, यही है लालू प्रसाद यादव का मॉडल। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो, रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। वहीं RJD के नेता तेजस्वी यादव ने यह आरोप तय होने पर कहा कि चुनाव का वक्त है, ऐसी चीजें होंगी, हम केस कानूनी तौर पर लड़ते रहेंगे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। वहीं JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार ने रिश्तेदारों को नौकरी के बदले जमीन दी, ये भ्रष्टाचार है। तेजस्वी यादव संपत्ति पर जवाब दें और मामले को चुनाव से ना जोड़ें। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई
स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में लालू परिवार पूरी तरह से शामिल है। उन्होंने कहा जो भ्रष्टाचार करेगा उसी पर कार्रवाई होगी। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पिछले 11 सालों से सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर प्रताड़ित कर रही है। कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन ये राजनीतिक दुराग्रह का खेल है। राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और हम के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए के फैसले से वो जो सीटों के बंटवारे को लेकर है उसको लेकर वो संतुष्ट हैं और मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में अच्छा काम हो रहा है। हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो एनडीए ने तो कुल मिलाकर के संतोषजनक तौर पर सीटों का बंटवारा मामला सुलझा लिया, लेकिन महागठबंधन में अभी यह मामला फंसा हुआ है। तो वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए देखिए। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहां पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। स्वीकार कर रहे हैं कि महागठबंधन थोड़ा बीमार है, सारे डॉक्टर दिल्ली में इलाज चेक कर लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बहरहाल, लेकिन जो फैसला आया है, कोर्ट का फैसला, उसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो महागठबंधन की बीमारी को और बढ़ाएगा, टेंशन को और बढ़ाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मयंक मौली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मयंक जी। साथ में अरुण कुमार जी, आरजेडी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत अरुण कुमार जी आपका भी। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं और विकास सारथी जो कोर्ट के फैसलों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, वो भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। पहले उन्हीं के पास चलते हैं। विकास, आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर का ये मामला था, पटना का और रांची का। उसमें कोचर ग्रुप को ये दिया गया था और बदले में जमीन लेने का आरोप है। ऐसे आरोप और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम आईआरसीटीसी मामले की बात कर रहे हैं। जो लैंड फॉर जॉब मामला है वो तो कई मामले हैं। इस मामले में जो आरोप तय किए गए हैं, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है और आगे अब इस मामले में सजा का ऐलान होना ही बस बाकी रह गया है? देखिए लालचंद, बिल्कुल इसमें ये मामला जो है वो सिर्फ 2 होटल से जुड़ा हुआ है और जो लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला है उसमें तो 108 से ज्यादा आरोपी हैं। उसकी भी आज सुनवाई थी, लेकिन उसमें जो चार्जेस पर ऑर्डर है वो उम्मीद यह है कि 9 नवंबर को होगा। यानी एक बार फिर 9 नवंबर को लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। आज की जो कार्रवाई थी, जब बहुत ही ब्रीफ हियरिंग होती है, जब चार्जेस पर ऑर्डर होता है, तो सीधे सीधे जज ने कहा कि जो भी चार्जशीट सीबीआई की तरफ से दी गई है उसमें सब्सटेंस है, जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसको प्रथम दृष्टया उन्होंने ये पाया कि वो उचित दिखते हैं और ऐसे में कोर्ट जब भी चार्जेस फ्रेम करता है तो एक
प्रक्रिया में ये पूछा जाता है कि आप इन चार्जेस को लेकर के प्लीड गिल्टी करते हैं या आप अपने आप को इनोसेंट बताते हैं। तो सामान्यतः ये होता है कि जो भी डिफेंडेंट होता है वो ये कहता है कि मैं प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा हूं और हम ट्रायल फेस करेंगे। तो वही आज हुआ। लालू प्रसाद से जब पूछा गया कि क्या आप इन सारे आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो उनका जवाब था कि नहीं, हम इनको कंटेस्ट करेंगे, हमारे ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं। प्रक्रिया होती है कि उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। तो अब जो है वो ट्रायल शुरू होगा, नियमित तौर पर सुनवाई होगी और इसीलिए इसकी टाइम फ्रेम क्या होगा ये तो अभी साफ नहीं है कि कब से ट्रायल इनिशिएट होगा, लेकिन जब ये ट्रायल शुरू होगा तो फिर से व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा आरोपियों को। ये भी एक बड़ी दुविधा है लालू प्रसाद और तेजस्वी के लिए। और ये जो आज दो मामले लगे थे, जैसा हम कल से देख रहे थे कि दो मामले थे पिछले आदेश के मुताबिक, एक तो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला था उस पर चार्जेस पर ऑर्डर होना था और एक इस IRCTC वाले को जो सिर्फ 2 होटल से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने आज सिर्फ IRCTC पर ऑर्डर किया है, चार्जेस फ्रेम किए हैं। अगली जब नवंबर में जब दोबारा मामले की सुनवाई होगी लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, उसमें भी स्पष्ट दिखता है कि वहां भी चार्जेस फ्रेम होंगे इन सभी आरोपियों के खिलाफ। और आगे की जो प्रक्रिया है वो ये है कि इनको पूरा ट्रायल फेस करना होगा। सभी 14 आरोपी हैं इसमें। अगर हम इन तीनों को मिला करके बात करें, लालू, राबड़ी और तेजस्वी आज पेश हुए थे व्यक्तिगत रूप से। प्रेमचंद गुप्ता थे जो एक समय लालू यादव के बड़े करीबी माने जाते थे, केंद्रीय मंत्री भी थे यूपीए में, वो भी आरोपी हैं इन सब मामलों में। तो वो भी आज यहाँ पर पेश हुए थे राउज एवेन्यू कोर्ट में। और अब आगे कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी और इन सभी को ट्रायल फेस करना होगा। ठीक है, ठीक है। इससे इतनी बात तो बिल्कुल साफ है विनोद जी कि जो अभी मुकेश सहनी कह रहे थे कि महागठबंधन थोड़ा बीमार है, मुझे लगता है कोर्ट के इस फैसले के बाद महागठबंधन की बीमारी थोड़ी सी और, थोड़ा सा टेंशन और बढ़ जाएगा। और आगे चल करके इस मामले में आपको क्या यहां तक भी ये मामला लग रहा है कि अगर मान लीजिए 2 साल से ज्यादा सजा का ऐलान होता है, हम सब जानते हैं जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा का ऐलान हो जाता है तो चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। लालू प्रसाद यादव जी पर तो लगी हुई है ये रोक। क्या ऐसा खतरा तेजस्वी यादव पर भी मंडरा रहा है विनोद जी? लाल जी, अभी विकास जी जो बता रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि एक पहला तो ये इसकी पूरी बहस जो है पिछले 1 मार्च को पूरी हो गई थी। अब पूरे 1 मार्च को जब ये बहस पूरी हुई थी तो जाहिर सी बात है उस समय में कोई इलेक्शन का ऐसी संभावना तो दिख नहीं रही थी। तो तेजस्वी यादव जो इस बात को कह रहे हैं, टाइमिंग का सवाल उठा रहे हैं, तो कोर्ट का शेड्यूल है कि कोर्ट ने उस समय में आरोप तय करने के लिए आज का डेट भी ये दिया था कि उस समय में भी बहस हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन 1 मार्च को इस मुद्दे पे पूरी बहस हो चुकी थी IRCTC के मामले में, जहां तक मुझे याद है। उसके बाद आज आरोप तय किए गए हैं। तेजस्वी यादव अपने तरीके से इसको अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी ये देखते हैं कि उनको लगता है कि इसे हम एक विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं लोगों के सामने में। और आज वो चुनाव में जब जाएंगे, जो बात आपने उनको सुना, जो इंस्टेंट रिएक्शन उन्होंने दिया था, वो एक तरह से इसको चुनावी प्रक्रिया का ही एक ये बता दिया कि ये वो मान के लोगों को ये बताएंगे कि हम एक ये सियासत है जो मेरे खिलाफ में केंद्र सरकार ED CBI का इस्तेमाल कर रहा है। अभी RJD के प्रवक्ता भी इसी से बात शुरू करेंगे, ये बात भी मैं आपको बता दूं। तो ये चीज वो बिहार के लोगों को बताएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि IRCTC का मामला जो है वो पूरा का पूरा केस आप ये देखें कि पूरी तरह से एक खुली किताब की तरह है। बिहार में बिहार के ही लोगों ने, चाहे वो संबंधी हो लालू जी के परिवार के, या वो दूर के रिश्तेदार हो, या फिर वहाँ के लोग हो, जिन्होंने नौकरी ली है, चाहे वो ग्रेड D के सर्विस में नौकरी ली है, वो जमीन के बदले ही उनकी नौकरी मिली है। ये होटल का जो मामला है उसमें ही जमीन के साथ देख लीजिए मामला कितना भयानक है कि 60 लाख 65 लाख में लालू यादव के परिवार ने ये जमीनें ली थी और उसकी जो मार्केटिंग क्या जो प्राइस है ग्राउंड पे वो कम से कम 70 से 75 करोड़ है। तो कोर्ट ने तो ये पूछा है ना कि इसके साजिशकर्ता सीधे सीधे लालू यादव है और तेजस्वी यादव जो CM के फेस हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम नौकरी बांटने वाले बिहार में नायक हैं। तो अपोजिशन के पास भी एक ये बड़ा सा मुद्दा मिल गया है कि उनको ये बताएगा कि कम से कम तेजस्वी यादव जो नौकरी देने की बात करते हैं वो जमीन भी लेते हैं। ये बात भी आज अपोजिशन के हाथ में ये कार्ड है। ये तो पॉलिटिकल बात है। टेक्निकल में जो मैंने पूछा था उसका बताइए कि क्या ये भी खतरा है कि अगर सजा का ऐलान होता है तो चुनाव लड़ने पर भी मुश्किल हो सकती है?
लाल जी, एक टेक्निकल बात है, इसलिए अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने इनको एक सीएम फेस मानने से अभी भी पूरी स्वीकृति नहीं दी है। ये चीज है, कांग्रेस पार्टी को ये बात है कि आगे चल के उनके भी विधि सलाहकार बहुत हैं बैठे हुए, तो ये बात जान रहे हैं कि आगे अगर कोर्ट में किसी सजा की बात होगी और इसके फाइनल जो अभी विकास जी बता रहे थे नवंबर में 10 को इसकी सुनवाई है, तो इस मामले में क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एप्रीहेंशन तो है कि तेजस्वी यादव इससे अलग नहीं है, क्योंकि इसका फायदा परिवार के नाते उनको मिला है, उनके जमीन का स्वामित्व उनके नाम से है, तो इस मामले में वो बच नहीं सकते, ये बात भी तय है। बिल्कुल तय है। अरुण कुमार जी बताइए कि कैसे इस चीज को लेकर के, और जो विनोद जी ने बात कही इसकी चर्चा हम लोग पहले से कर रहे थे कि कांग्रेस जो इनके सीएम फेस को लेकर ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है, उसके पीछे दो वजह है। एक तो कांग्रेस ये देख रही है कि जरा सीटों का कर लें, आपस में सीटों की डीलिंग तो कर लें, उसके बाद सीएम फेस बताएंगे। और दूसरा, आज के दिन का कांग्रेस को इंतजार था क्या, इसीलिए ग्रीन सिग्नल कांग्रेस नहीं दे रही थी। और आज के इस कोर्ट के फैसले से क्या जो मुकेश सैनी बता रहे हैं कि महागठबंधन बीमार चल रहा है, अरुण जी, क्या आपको लग रहा है कि यह बीमारी थोड़ी और बढ़ गई है क्या? देखिए लालचंद्र जी, हम सुन रहे थे आपके विश्लेषणकर्ता को भी, अब कानूनविद भी थे जी, और आपको पता होगा कि इस मामले को कई दफे सीबीआई ने क्लोज भी करने का काम किया और कई दफे ओपन भी करने का काम किया। और ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार के चुनाव में जनता के बीच बताने के लिए कुछ नहीं है। 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, 2-3 साल आप छोड़ दें, 11 साल से केंद्र में है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। कह सकते हैं 11 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। और बिहार की सरकार अब जाने वाली है, ये एनडीए को भी पता है, चूंकि तेजस्वी लहर है, इस लहर में एनडीए कहीं नहीं। तो फिर ये जो है परसेप्शन की राजनीति, हेडलाइन मैनेजमेंट की राजनीति में तो महारत हासिल किए हुए है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार। और ये कहीं कोई ये हम लोगों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता इस बात को जानती है अच्छी तरह, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का चाल चरित्र और चेहरा। कितनों आप भ्रष्टाचारी हैं, आप चले जाइए एनडीए के साथ, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी अब किस तरीके से आंख में आंख मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वो जग जाहिर है, छिपा हुआ नहीं है। ये सारा पॉलिटिकल वेंडेटा का ये नतीजा है। मैं कह रहा हूं, आप जितनी बातें कह रहे हैं ये सब जो है बिहार की जनता के सामने आप रखिएगा, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है, क्या ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी जी के लिए ये फैसला एक खतरा हो सकता है? देखिए, फैसला ये तो न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है, ठीक है। और आपको एक शिक्षा अभी विधिविद ने बताया, अभी हम लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके तोता ने आरोप पत्र दायर किया था, ठीक है, और उस पर सुनवाई हुई है। ये बिल्कुल है कि अदालत में लड़ाई है तो आप लड़ेंगे, लेकिन बात वही है कि जब अदालत में ये लड़ाई है और जब इस तरह का कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी आई, आरोप तय हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है मयंक मौली जी की पार्टी बीजेपी और एनडीए तो इसको खूब बिहार चुनाव में उछालेगी। क्या योजना है मयंक जी, बिहार चुनाव में पूरा इसको एकदम जनता के बीच लगता है लेकर आप जाएंगे तेजस्वी यादव के ऊपर जो खास तौर पर आरोप तय किए गए हैं? जी सर, मैं कहूँगा अरुण भाई की हताशा समझी जा सकती है। आज उनके नेता, उनके आका युवराज सब जो है, मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, जीजा जी, जो सारे बेल पर रिहा थे, आज उन पे आरोप तय हो गए। और ये भी तय है कि भैया इनको, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा हमारे कई प्रबुद्ध पैनलिस्ट ने कहा कि आज नहीं तो कल इन्हें जेल जाना पड़ सकता है, जिसकी तलवार इनके ऊपर लटक रही है, और उससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और ऐसा होना भी चाहिए। आज लगभग उन हजारों परिवारों को आज कहिए न्याय की आज उनके लिए शुरुआत हो गई, जिन गरीबों से इन्होंने ग्रुप डी की
एवज में नौकरियां देने के बदले जमीनें लिखवाई थी। एक आंकड़ा है सर, बताता हूं मैं आपको कि एक जैसे बिहार का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे ना तो वो लगभग 1.01 CR वर्ग फुट आता है। और इस परिवार के ऊपर आरोप है कि इन्होंने 1 लाख वर्ग फुट जमीन ग्रुप डी वाले लोग गरीबों से महज 26 लाख रुपए में लिखवा ली थी। आज नहीं, आज से 20 साल पहले। और जो दूसरा सर जो आंकड़ा है जिसके ऊपर तेजस्वी यादव जी हैं, इनको लगभग 200 करोड़ की जमीनें गिफ्ट डीड के तौर पे मिली जब इनकी मूछें तक नहीं आई थी। तो ये बड़ा अच्छा सर, ये समाजवाद और सामाजिक न्याय की ये राजनीति करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस पर जवाब दीजिए मयंक जी, इस पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि देखिए चुनाव आ गया है ना, इसीलिए ये सब चीजें हो रहा है, तो ये भी तेजस्वी यादव ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, विक्टिम कार्ड वालों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि कभी चपरासी क्वार्टर से अपना करियर स्टार्ट करने वाले लालू प्रसाद यादव जी, वहां से सीएम हाउस चलाने वाले, आज कहिए कि इन अकूट संपत्ति के इतने बड़े मालिक कैसे हो गए? जो मैंने आपको आंकड़ा दिया ना सर, वो पूरे बिहार की जमीन का 1% जो है सिर्फ महज इस परिवार के पास है। और ये पहला परिवार है सर, राहुल गांधी जी के परिवार के बाद पूरे बिहार के भारत की राजनीति में जो कि सपरिवार बेल पर रहा है। और चार्टेड प्लेन में या कहिए कि आगे करके ये लोग बेल लेने जाते हैं, ऐसे जैसे कि ये किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और लौट के आते हैं। ठीक है, आज सदियों ठीक है मयंक जी, मैं आपसे भी वही बात कहूंगा जो अरुण जी से कहा था कि बिहार में चुनाव है, आप लोग जमकर इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन एक बात जो अरुण जी ने कही थी, मैं उस पर जरा विकास के पास जा रहा हूं। अरुण जी ने अभी विकास ये बात कही कि इस मामले पर कई बार सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी, कई बार खोले, कई बार बंद किए। जरा मैं चाहता हूं कि आप इस मामले का जो बैकग्राउंड है उसको संक्षेप में जरा रखिए विकास। विकास सारथी मुझे लगता है हमारे साथ संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं यही सवाल लेकर के जी, हाँ, विकास लगता है जुड़ गए। विकास बताइए जरा इसकी जो इस मामले की बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसको जरा संक्षेप में हमें बताइए। देखिए, इसमें जब मामला यह है कि कुछ मौकों पर जो सीबीआई ने जब पीई रजिस्टर की थी तो ओपिनियन दिया था कि उन कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर, पहली बात तो एक सैंक्शन का मसला था लालू प्रसाद के को लेकर के कि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट देनी है तो सैंक्शन चाहिए। तो उन टेक्निकल ग्राउंड्स पर कई बार मामला अटका कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गई थी, इस टेक्निकल ग्राउंड पे कि सैंक्शन ही नहीं है चार्जशीट फाइल करने के लिए। उनके बचाव पक्ष ने इसको लेकर के कई बार राहत भी कोर्ट से हासिल की है, लेकिन फिर हमने देखा कि सैंक्शन जो पेंडिंग था वो मिल गया जैसे ही सीबीआई को, उसके बाद जांच फिर से शुरू कर दी गई। और अगर ये क्लोजर की बात की दी जाए तो लालचंद जी, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी मामले में क्लोजर पर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। आपके पास 84 रॉयट्स का एक एग्जाम्पल है जिसमें सीबीआई ने कई बार क्लोजर फाइल किए, लेकिन प्रोटेस्ट पिटिशंस लगी और ये कहा गया कि सीबीआई की जांच उस तरीके से नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। तो एजेंसी के ऊपर ये कहना कि एक बार क्लोजर फाइल कर दिया था इसीलिए क्लीन चिट मिल गई। पुराने भी ऐसे मामले हैं जिनमें ये बात सामने आई है कि क्लोजर फाइल होने के बाद भी प्रोटेस्ट पिटिशन के चलते सीबीआई ने दोबारा इन्वेस्टिगेशंस की, दोबारा लीड्स पर काम किया और उसके बाद मामले में लोगों को सजा तक हुई है। बिल्कुल, 1984 का सिख दंगा मामला देख लीजिए। जी, और यहाँ पर जो एक बड़ा मसला था वो सैंक्शन को लेकर के था, जो बहुत ही टेक्निकल इशू था। जब ये कहा गया कि एक रेल मिनिस्टर एक लोक सेवक थे और ऐसे में अभी की जो सरकार है जब तक उसे सैंक्शन आ रहा हूँ अरुण जी, आ रहा हूँ। आपने जो बात उठाई थी उसी पर मैंने विकास से थोड़ा बैकग्राउंड लेना जरूरी समझा। विनोद जी के पास जा रहा हूँ, फिर आप ही के पास आऊंगा। विनोद जी, अरुण जी का जो ये तर्क है कि देखिए ये इस मामले में ऐसे हुआ, हम अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और वैसी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको लगता है महागठबंधन के लिए ये सब इतना आसान होगा? क्योंकि बिहार में चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो है वो उसकी प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, जारी है। मुझे लगता है कि अरुण जी के पास में अभी कोर्ट का जो जजमेंट है, वो आरोप जो तय किया है वो कॉपी नहीं आई है। ओके, अगर वो अरुण जी पढ़े लिखे हैं, काफी अच्छे डिबेट करते हैं, अगर अरुण जी उसको पढ़ लेंगे तो शायद उस बात को बेहतर समझ लेंगे। जी, कोर्ट ने जो सीधे सीधे जो आरोप लगाया है करप्शन के एक्ट को लगा के 13 लगाया है, उसको आप देखें कि कोर्ट ने उनको सीधे सीधे लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया है। उनके साथ में जो और अब उनके परिवार के लोग हैं उनको 13A नहीं लगाया है, उसको 420 और 120 भी लगाया है, क्योंकि वो परिवार के लोगों ने उसका फायदा लिया है। लेकिन साजिशकर्ता के रूप में लालू यादव का उसमें चार्जशीट में है।
अगर वो पढ़ लें तो अरुण जी तो शायद उसके बेहतर चीजें सामने आएगी। सवाल है कि 2004 से लेकर 2009 तक रेलवे मिनिस्टर के रूप में जी उन्होंने जो IRTC का जो ये होटल के मेंटेनेंस के लिए जो ठेका दिया था जी, उन्हीं के साथ ही प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी है और वो कंपनी के सुजाता होटल जो है वो उस ठेका लेता है। ये सब चीजें बताने के लिए क्या लोग CBI को कहीं दूर से लाना पड़ेगा कि प्रेमचंद गुप्ता एक बेनिफिशियरी है, उनके होटल में उनकी वाइफ के नाम से होटल है, उस होटल ने ठेका लिया है। आज IRTC के 4 ऑफिसर उसमें चार्जशीटेड हुए हैं, इसके साथ 14 लोग जो हुए हैं वो सारे वही बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि आप इसको जो ट्रेल करेंगे तो कहां तक ले जाएंगे। मैं प्रेम कुमार जी सीधे सीधे आपसे यही मेरा सवाल है कि पॉलिटिक्स में तो चलिए करप्शन को लेके इतने बड़े बड़े चार्ज लगे, अभी पिछला इलेक्शन झारखंड का हुआ है, इतने चार्ज लगे, माइनिंग तक भी झारखंड के CM ने अपने नाम पे करवा लिया था, एक CM रहते हुए भी। बिल्कुल। और लोगों के बीच में वो गए और लोगों में जनादेश लाया। ठीक है। तो आप जो ये कार्ड, विक्टिम कार्ड लेके जाते हैं, आज लोगों के बीच में जाएंगे जी। तो क्या मोरल ग्राउंड पे आप बता पाएंगे कि बिहार में जो हम नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और लोगों को ईमानदारी और उसके बदले जमीन नहीं लेंगे, और उसके बदले में जमीन नहीं लेंगे। अरुण जी, जितना सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं, एक मिनट, आप रहे या तेजस्वी यादव जी रहे, जितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इतना सिंपल मामला है नहीं। जवाब तो देना होगा। अरुण जी बताइए। देखिए लालचंद्र जी 17 माह का महागठबंधन की सरकार रही बिहार में। तेजस्वी यादव जी ने अपनी प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। कोई माई का लाल बता दे कि 1 रुपया का भी कहीं लेन देन हुआ। शासन इनका है, प्रशासन इनका है, केंद्र से लेकर बिहार में NDA की सरकार है, 2 बार डिप्टी CM रहे। तो क्या ये बोलेंगे कि आप पहले जमीन ली थी, अब नहीं लेते हैं? सुन लीजिए ना लालचंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को जो अरुण जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी नहीं दिया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दिया। अब सुन लीजिए ना, अब क्यों इतना बेचैन? थोड़ा सा क्रेडिट उनको भी लेने दीजिए, मुख्यमंत्री को दे दीजिए थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के भांति मत। देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं हो सकता अरुण जी कि मैं सीधे सीधे आपके लाइन पे बोलूं। मैं कानूनी पक्ष आपके सामने में रखा है और आपको अगर ये लगता है तो बताइएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप ये बिहार में लोगों को बताइए। ठीक है, अब अरुण जी को बोले। ठीक है, अब अरुण जी को बोले। अरुण जी, क्या ये कहिएगा कि पहले ली थी लेकिन अब नहीं ले रहे? करते रहिए। अब लालचंद्र जी 1990 से लेकर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अगर देखेंगे ना, बिहार की जनता ने एक चुनाव छोड़कर 10 का सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज जो है ना भाजपा को, कि भाई हमारा सपना बिहार में अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। और 3 नंबर की पार्टी अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पालकी ढोते ढोते कंधा किया गया। आप नीतीश जी को अचेत कर रहे हैं? नीतीश जी ने नींद उड़ा रखी है इन दिनों। सुनिए ना, सुन लीजिए ना 1 मिनट। लेकिन भाजपा का सपना बिहार में आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब इस पर मयंक मौली जी जवाब देंगे कि उनके क्या सपने हैं और कैसे पूरा होगा। बताइए मयंक मौली जी, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना पूरा अभी तक नहीं हुआ है बीजेपी का। लालचंद्र जी पूरी बात आने दीजिए ना। अब मयंक जी का जवाब भी तो लीजिएगा ना। मयंक जी का जवाब भी लेंगे तब। मेरी बात आई नहीं। अब यदुमुल्ला जी को थोड़ा चुप करा लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना अरुण जी, आपने जो बीजेपी पर सवाल उठा उसका जवाब नहीं लीजिएगा, सवाल उठा के चले जाइएगा। जवाब नोट करके रखिए, ले लीजिएगा, लेकिन 2 मिनट बोलने का लालचंद्र जी क्यों? ऐसा है, समय की भी सीमा होती है ना अरुण जी। अरुण जी, समय की सीमा होती है ना। अच्छा ठीक है, सुनिए मयंक जी रुकिए, मयंक जी रुकिएगा। अरुण जी को अभी अरुण जी अभी आप बोल लीजिए। अरुण जी अभी बोल लीजिए। अब हम लोग यदुमुल्ला पार्टी के राष्ट्र नाम का संबोधन सर कब तक सुनेंगे? एक मिनट अरुण जी को कुछ बात और रखने दीजिए। देखिए विश्व स्तरीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी देश में। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार में 2015 में, कहा था सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस देश का
नीतीश कुमार जी 33 घोटाला का आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पे लगाया था। अब छोड़िए, 33,000 करोड़ का मैं इसीलिए कह रहा था, देखिए मैंने आपको फिर से बोलने का टाइम दिया ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब बातें बिहार की जनता को जाके बोलिएगा। अरे सुन लीजिए ना, जनता आपके माध्यम से सुना रहा हूं, क्यों एक तरफा बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, कोई एक तरफा बैटिंग नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप एक तरफा बीजेपी पर हमला करके, समय की भी सीमा होती है ना, बीजेपी का जवाब तो ले लीजिए। इनको सुनने का जो सवाल आपने बीजेपी पर उठाया वो बीजेपी के ही प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, वो तो ले लीजिए। आज तक सीबीआई जांच नहीं, ईडी नहीं। बोलिए मयंक जी, बोलिए मयंक जी जवाब दीजिए। यदमुल्ला जी की टोटी बंद कर दीजिए, मैं बोलता हूँ। मयंक जी जवाब दीजिए। वो हो गया, अब हो गया ये जनसभा वाला संबोधन हो गया। अरुण जी जनसभा वाला संबोधन हो गया। आप मयंक जी को प्रवक्ता की तरह बोलिए। मयंक जी बोलिए, मयंक जी बोलिए, समय की कमी है। ने तय कर लिया पंजीकृत अपराधी अब मयंक जी का जवाब सुनिए, अब मयंक जी का सुनिए। इनको बंद कराइए, इनको बंद कराइए। हाँ, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सर, पंजीकृत अपराधी चारा चोर लालू प्रसाद यादव जी, जो कि आज परिवार कही, आज वो भी कन्विक्टेड हो गए, और मुख्य दोषी जो 13(2) और 13(1) की धारा में साजिशकर्ता के रूप में हुए। तो मैं सबसे पहले एक ईश्वर से आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे ईश्वर, लालू प्रसाद यादव जी को स्वास्थ्य और उनकी बरकरार रखें, ताकि अच्छी बात, वो अपने कर्मों की सजा जो है वो उसके लिए आप कह रहे हैं। अच्छा चलिए, बिल्कुल। ये बिहार के हजारों लोगों के कहिए, उस दौर के जंगल लाल के परिवारों की तरफ से। अरे चुप यदुमुल्ला जी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए यदुमुल्ला जी। नहीं, अच्छी बात नहीं है। मयंक जी ये सब बात, मयंक जी सिर्फ आरोपों का जवाब दीजिए, ये सब अब गलत। अब मैं बताता हूँ सर, अब मैं बताता हूँ, इनके जो नेता तेजस्वी यादव हैं, उनका ईडी का एक मामला समझ लीजिए सर। इनको चुप कराइए, ये बहस बर्बाद कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं। ठीक है, इनके नेता के ऊपर एक और जो ईडी का आरोप है ना सर, वो ये है, एक तो पहला 200 करोड़ रुपए की जमीनें जिन्होंने गिफ्ट डीड के तौर पे ली। दूसरा जो इनके ऊपर सर आरोप है वो ये है कि 2 कंपनियां थी जिनका आज से 20 वर्ष पहले उनका नेटवर्थ हुआ करता था 63 करोड़ रुपए का, उसको महज 1 लाख रुपए में 2 कंपनियां अपने नाम करवाने का इनके ऊपर आरोप है। ये क्या बातें करेंगे? इनके नेता की जब मूछें नहीं आती हैं तब वो अरबपति हो जाते हैं। और आज जो ये बार बार बातें कर रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार के प्रत्येक परिवार से लोगों को पकड़ के नौकरी। ठीक है, चलिए आप भी ये मुद्दा क्योंकि इस समय प्लेटफॉर्म बिहार में बिल्कुल खुला हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, दोनों लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर जाइए जनता के बीच, और देखते हैं जनता किनकी बात को सही मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मयंक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण कुमार जी जुड़ने के लिए, साथ में विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है छात्राओं के बलात्कार के मुद्दे पर कि उसको लेकर हंगामा हो गया है। वो कौन सा बयान है और किस तरह से हंगामे के बाद ममता बनर्जी को बैकफुट पर आना पड़ा है, इसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद।